सो आगे आप स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर 9 जिसका नाम है वैश्वीकरण। और आज डायरेक्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ और रीज़न ये है कि तबीयत थोड़ी सही नहीं है और जिसके कारण खड़े होने में पैरों में दर्द है काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे यानी अगली बुक का जब पहला चैप्टर लेके आएंगे तो आपको वीडियो वापस वैसे ही मिलने लग जाएंगे। सो आज ऐसे काम चला लीजिए। और चैनल पे अगर पहली बार हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और क्यों करना है उसका रीज़न आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, तो उनको जाके जरूर चेक कीजिएगा। अब शुरू करते हैं हम आज के चैप्टर को। तो वैश्वीकरण शब्द का मतलब क्या है? तो वैश्वीकरण शब्द को हम और अच्छे से समझे, बहुत सारी बातें समझे, इससे पहले ये समझ लीजिए कि वैश्वीकरण शब्द के कुछ और नाम भी हैं जिनसे हम एक ही बात को कहते हैं, जो है भूमंडलीकरण और ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों शब्द आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर वैश्वीकरण की अगर परिभाषा में आप सबसे पहली चीज समझना चाहें कि आखिर वैश्वीकरण है क्या, तो आप उसके लिए अपनी बुक के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्ट। वैश्वीकरण का सीधा सीधा अर्थ है प्रवाह। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब है प्रवाह। अब प्रवाह कैसे? तो प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में होता है प्रवाह। और प्रवाह किसका होता है? विचारों का, पूंजी का, वस्तुओं का। ठीक है, विचार, पूंजी, वस्तु और व्यक्ति। ठीक है, इसमें आपको व्यक्ति को भी लेना है, यानी कि लोगों की आवाजाही। अगर आप बिल्कुल छोटे से शब्दों में याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार। समझ में आ रहा है? व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार के प्रवाह को वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, अब इन चीजों का प्रवाह होता क्यों है? विचारों का प्रवाह होता है, इसको भी डीप में समझेंगे। पूंजी का प्रवाह होता है, पूंजी यानी कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक देश से दूसरे देशों में जाता है, ट्रैवल करता है पैसा। आपको पता ही है ना क्यों? जब हम वस्तु को भेजते हैं तो वस्तुओं के साथ साथ पैसे का प्रवाह भी होता है। लोगों का प्रवाह क्यों होता है? लोग एक देश से दूसरे देश में क्यों जाते हैं? बेहतर आजीविका की तलाश में, काम की तलाश में, बहुत सारी चीजों की तलाश में लोग एक देश से दूसरे देशों की तरफ आते जाते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लग गया होगा जहां तक। अब इसको और आगे समझें कि एक वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, यानी कि इसके प्रभाव बहुत सारे हैं। अगर आप ये सोचें कि व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार के प्रवाह से बात खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। आप खुद सोच के देखिए, जब एक जगह का व्यक्ति दूसरे जगह जाएगा तो सिर्फ व्यक्ति नहीं जाएगा, वो अपने साथ अपनी बोली, अपना पहनावा, अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा सब जगह लेकर के जाएगा। और जब वो वहां के लोगों से मिलेगा तो कुछ वो खुद प्रभावित होगा और कुछ वो लोगों को भी प्रभावित करेगा। तो वैश्वीकरण क्या करता है? वैश्वीकरण पूरी दुनिया को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर एक रूप में प्रभावित करता है। इसीलिए इसको कहा गया बहुआयामी अवधारणा है। ओके, और ये जो एरो वगैरह थोड़े गलत हो रहे हैं, मैं पहली बार ये सब काम कर रहा हूँ तो चला लेना काम। ठीक है, नेक्स्ट धीरे धीरे सीख जाऊंगा मैं भी आपकी तरह। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी चीज को आप याद रखिए, धरती पे कुछ भी हो, किसी भी चीज के सिर्फ सकारात्मक यानी कि अच्छे अच्छे प्रभाव नहीं हो सकते। कुछ अच्छे होंगे तो कुछ खराब प्रभाव भी होंगे। अब ऐसे ही वैश्वीकरण के भी अगर देखे जाएं तो कुछ उसके सम प्रभाव रहे हैं, कुछ विषम प्रभाव रहे हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम भी रहा है। और इसमें क्या है कि इसको हम समझेंगे कैसे? ठीक है, तो उसको अभी आगे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से समझना चालू करेंगे कि अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर वैश्वीकरण की शुरुआत कैसे हुई, वैश्वीकरण दुनिया में आया कैसे, तो इसको देखो सामान्य शब्दों में अगर याद रखना चाहो तो ये रखो, वैश्वीकरण हमेशा से था। वैश्वीकरण हमेशा से था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां पर चाइना से, म्यांमार से, कंबोडिया से, दूर दूर से जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे। भारत के व्यापार के बारे में आपने पढ़ाई है, सोने की चिड़िया जब देश होता था तो पूरी दुनिया में हम व्यापार करते थे। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक चौथाई अर्थव्यवस्था सिर्फ भारत की हुआ करती थी। तो यानी वैश्वीकरण पहले भी था, लोग यात्राएं करते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पूंजी का प्रवाह होता था, तो वैश्वीकरण था। लेकिन आज के वैश्वीकरण में और उस वक्त के वैश्वीकरण में जो सबसे बड़ा फर्क आया है, वो फर्क ये आया है कि आज के वैश्वीकरण में अचानक से बहुत तेजी से इसमें चीजें बढ़ती गई हैं। कारण क्या है आखिर? तो उसका कारण है, एक मिनट, ये कहाँ चला गया हमारा भाई कंप्यूटर? कहाँ गया? अरे कंप्यूटर जी, कंप्यूटर महाशय कहाँ चले गया? हाँ, ये देखिए, ये आज के वैश्वीकरण को एकदम तेजी से आगे बढ़ाने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो है ये भाई साहब,
इसका क्या है? ये है डिजिटलाइजेशन। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने एकदम से वैश्वीकरण को जो नई ऊंचाइयां दी हैं, वो उसका मुख्य कारण आपको याद रखना है, वो है ये डिजिटलाइजेशन। ठीक है, ओके, कुछ ज्यादा ही हमने इनके आगे पीछे गोले बना दिए। ओके, तो वैश्वीकरण की वजह, वैश्वीकरण हमेशा से था, व्यक्ति वस्तु पूंजी विचार का प्रवाह जो है होता था, लेकिन अचानक से जो तेजी आई है उसका मुख्य कारण है ये डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो महाचक्र जो आपको दिखाया गया है, ये है संचार में हुई क्रांति। ठीक है, देखो ये यहाँ पे है, आपको मिल जाएगा। वैश्वीकरण के कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित हुई। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति दिखाई है, जिसको आप इंटरनेट या सोशल मीडिया कहते हैं। ये सब क्या करते हैं, हमें दुनिया के हर एक हिस्से में जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि जैसे ही मुद्रण की तकनीक आई, यानी कि पैसा आया, एक सीमा के अंदर जब एक पैसा चलता है तो पूरा एक राष्ट्र कहलाता है। जैसे यूरोपीय संघ को हम देखते हैं तो उस पूरे यूरोप में क्या चलता है, यूरो चलता है। आप अमेरिका को देखते हैं, 50 देशों को मिलकर बना है और सभी जगह क्या चलता है, डॉलर चलता है, इसलिए उसको पूरा एक स्टेट में गिना जाता है। भारत को देखो आप, 28 राज्य हैं लेकिन सब जगह रुपया चलता है। तो जब मुद्रण की तकनीक आई, पैसे की छपाई की तकनीक आई, तो जैसे उसने राष्ट्रवाद की जो है नींव रखी, उसी प्रकार से ये कहा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी, इस प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की नींव रखी और उसको एकदम से तेजी दिखाई। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बेसिक अभी समझ रहे हैं और आपको बस बेसिक चीजें याद रखनी है, तो बस हम आगे बढ़ जाएंगे अगले पॉइंट की तरफ। अब आगे क्या है, आगे ये है, देखो मैंने जो अभी आपको पीछे समझाया वही सब है कि संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्ध मात्रा से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वैश्वीकरण हमेशा से था। ठीक है ना, और देखो यहाँ पे दिया भी है, यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों में लोग अब ये समझ रहे हैं कि वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, मान लीजिए एक गांव में भी कोई बीमारी फैली है ना, तो 5 गांव तक नहीं पहुंच पाती थी, उसी गांव में सिमट के रह जाती थी। लेकिन अब दुनिया के किसी एक हिस्से में कोई घटना घटती है, वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर एग्जाम्पल की हम शुरुआत करें तो कहाँ से करेंगे, तो हम पकड़ेंगे कोरोना को। आप कोरोना को देख लीजिए, मान लीजिए ये पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई ना होती, हमारे पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी ना होती, यातायात के इतने बढ़िया साधन ना होते, तो क्या होता, कोरोना अगर चाइना से शुरू हुआ था तो ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए किसी तरीके से भारत में आ जाता है या चाइना के आसपास के देश में आ जाता है। लेकिन आप विश्व का नक्शा उठा के जब अमेरिका को देखते हैं, जो कि हम सामान्य भाषा में कहें जो 7 समुंदर पार है, क्या वहां तक पहुंच पाता, नहीं पहुंच पाता। लेकिन ये जो पूरी दुनिया एक छोटे से गांव के रूप में तब्दील होती जा रही है, इसके कारण क्या होता है कि कोई भी घटना विश्व के किसी भी हिस्से में हो, वो पूरी दुनिया पर अब असर डालती है। और ये सब किसके कारण देखने को मिलता है हमें, हमारी संचार क्रांति के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण, जो हमने टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, पूरी दुनिया को एक छोटे से गांव में हम तब्दील करते जा रहे हैं कि कोई भी कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ जुड़ सकता है, इसी के कारण। ठीक है, अब आप ये मत समझ लेना कि दुनिया में आने वाली आपदाएं जो है वो प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण है, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी हम देख रहे हैं उनमें जो अचानक से तेजी आई है, वैश्वीकरण ही की बात करें, उसमें प्रौद्योगिकी एक रीजन है। साथ साथ हम यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि अब पूरा का पूरा जो संसार है वो सिमट करके एक छोटे से गांव में तब्दील हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा अब देखो, मैंने बताया कि जब ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ऊपर यहाँ पे हमने देखा था कि ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यार ये इस तरीके से पहली बार पढ़ाना और चीज़ों को ढूंढना बड़ी समस्या है। मुझे वैसे चैप्टर पूरा याद है, मैं आपको वैसे समझा दूं बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के कौन सा कहाँ लिखा, बड़ी समस्या। खैर, अब ये समझते हैं कि वैश्वीकरण अपने, अच्छा अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि ये साइड में रील्स वगैरह क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं पिक्चर, तो आप इनको अभी यहाँ पे साइड में समझ सकते हैं। और अगर आप डीप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं, घबराइए नहीं, जैसे ही हम चैप्टर को खत्म करेंगे अच्छे से सभी, तो उसके बाद मैं एक कार्टून की स्पेशल सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी कार्टून, जितनी भी पिक्चर्स हैं, उन्हें वो क्या मैसेज दे रही हैं, वो क्या समझा रही हैं, उन पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम सब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्योंकि बेसिक चैप्टर समझ रहे हैं, तो हम अभी इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यही एक तरीका है बेहतर कि आप एक एक हिस्से को कंप्लीट करते हो चलिए, एक साथ सारा कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पहले जो लिखा है उसको समझते हुए चलते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो वैश्वीकरण जब प्रभाव कर ही रहा है, प्रभाव डाल ही रहा है पूरी दुनिया पे, तो सबसे पहले उसके समझेंगे हम इस राजनीतिक प्रभाव को। ठीक है, कि आखिर दुनिया की जो राजनीति है या देशों की जो राजनीति है, उससे वैश्वीकरण किस तरीके से प्रभावित करता है। ठीक है, तो
इस राजनीतिक प्रभाव को समझते हैं। तो वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों को ये ऐसे चलते जाएं। बहुत सारी चीजें आपको पढ़ेंगे जिसको आपको छोड़ते जाना है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो। तो अब यहाँ से चालू होता है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में जो कल्याणकारी राज्य की जो धारणा थी अब वो जो है कम हो गई है, पुरानी हो गई है और उसकी जगह जो है वो न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, पहले के लिए आपको ऐसे समझना है 1991 से पहले का भारत। तब सरकार के द्वारा, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसको तुरंत समझ जाएंगे, अगर आप इकोनॉमिक्स के नहीं है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। राज्य ऐसी नीतियां बनाते थे कि ज्यादा से ज्यादा चीजों पे खुद का कंट्रोल रखते थे जिससे लोगों का वो भला कर सके, ठीक है। लेकिन जब वैश्वीकरण आया तो उसके अंदर कंपटीशन का लेवल बढ़ा, एफडीआई आ गया, बाहर की कंपनियों का आके देश में अपनी दुकानें और उद्योग खोलने की परमिशन मिली। इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। अब आगे वही बढ़ेगा जो योग्य है, ठीक है। अब इससे जो समाज में पिछड़े तबके के जो लोग हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अब उन्हें इसका फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनकी हालत पहले से ही खराब है। और ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, जो निजीकरण है, ये उन्हीं को फायदा पहुंचाता है जो योग्य हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास आगे बढ़ने के साधन हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही कहा गया है कि जो पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की धारणा थी अब वो पुरानी पड़ गई है और उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। तो अब कल्याणकारी, पहले क्या होता था, हर चीज पे अपना कंट्रोल रखते थे, लेकिन वैश्वीकरण के कारण निजीकरण आ गया। अब जो बाजार है वो समाज कल्याण की जगह लाभ पर केंद्रित हो गए। अब आप देखते हो कि हर जगह पे आपको पैसा पे करना पड़ता है, सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाएं धीरे धीरे उनके क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया कि वैश्वीकरण के कारण दुनिया में कल्याणकारी राज्य की जो धारणा है अब वो पुरानी पड़ गई है और उसकी जगह न्यूनतम यानी कम हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस वाली सरकार ने ले ली है। अब राज्य क्या करते हैं, अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित रखते हैं। वो कुछ ही काम क्या है, वो कुछ ही काम में देखो क्या क्या दिए गए हैं। उसमें दिया गया है सुरक्षा, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, बस यहां तक अपने आप को सीमित कर लिया है, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन में कुछ बनता है कि भाई उसके वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव कैसे हैं, तो देखो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो बुरे में हमने देखा कि क्या हुआ है कि कल्याणकारी राज्य की धारणा अधूरी सी पड़ गई है, पुरानी सी पड़ गई है और उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। और अब राज्य कुछ ही काम करते हैं, वो है कानून बनाना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना, ठीक है। और कई सारे जो पहले लोक कल्याणकारी काम होते थे उससे अपने आप को राज्य ने यानी सरकारों ने पीछे ले लिया। और ये जो चीजें हुआ करती थी उनका जो उद्देश्य होता था वो था आर्थिक और सामाजिक कल्याण। अब ये सब काम नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन इसके देखो हर चीज के, मैंने कहा ना, कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी, ठीक है। अब मैंने जो पूरा समझाया वही आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा इन पूरी लाइनों में, तो वो इतना कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। आप पढ़ो, मेरी बातें समझ लो, एक ही बात है आपके लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसमें इनका फायदा भी हुआ, ठीक है। फायदा मतलब हमें फायदा। इसके कारण हुआ क्या है कि वैश्वीकरण के कारण जो राज्य हैं उनके आज हाथों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है, जिससे वो अपने राज्य में, जो अपने देश में जो नागरिक हैं उनके बारे में और भी बेहतर सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। आप जानती हैं अब सरकार के पास आपका हर प्रकार का डेटा रहता है और बहुत इजीली रह पाता है। ये किसके कारण हो पाया? टेक्नोलॉजी। आप देखते हो आधार कार्ड, ठीक है ना, आपको आधार कार्ड बना है, उसमें आपकी आंखों के रेटिनाज हैं, आपके थंब प्रिंट्स हैं, आपका पूरा फोटो का स्ट्रक्चर, मतलब आपकी पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास है। ये सब किसके कारण पॉसिबल हो पाया? इसी टेक्नोलॉजी के कारण ना, इसी प्रौद्योगिकी के कारण। तो आपको एक अच्छा एक बुरा प्रभाव याद रखना है। कैसे याद रखना है? बहुत सिंपल सी चीज है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि जो राज्य थे, जो सरकारें थी, उन्होंने अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित रखा है। उनकी जो कल्याणकारी राज्य की जो धारणा थी अब वो धीरे धीरे धुंधली हो गई है और अब वो कुछ ही कामों तक सीमित रह गए, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि अब राज्य जो हैं वो अपने नागरिकों के बारे में बहुत अच्छे से सूचनाएं रख सकते हैं और इसी के दम पर वो कारगर तरीके से काम कर सकते हैं कि आगे कैसे कैसे कामों को बढ़ाना है। तो ये हो गए राजनीतिक। अब बात करते हैं आर्थिक प्रभाव, क्योंकि वैश्वीकरण के कुछ आर्थिक प्रभाव भी हैं। देखो सकारात्मक इसमें भी हैं, नकारात्मक इसमें भी हैं। आपको हमेशा याद रखना है दोनों प्रकार के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अब वैश्वीकरण के जब आर्थिक प्रभाव को आप समझना चालू करेंगे तो इसमें भी कुछ सकारात्मक है और कुछ नकारात्मक है। अब सकारात्मक का क्या है,
ठीक है, तो सकारात्मक ये है कि भाई व्यक्तियों से भी तेज पूंजी का प्रवाह हुआ है। देशों के बीच में जो व्यापार है, जो मुद्रा का प्रवाह है एक दूसरे से दूसरे का, वो बहुत तेजी से हुआ है। ठीक है, अब इसके कारण क्या होता है, आर्थिक प्रगति हुई है, आर्थिक समृद्धि हुई है। देशों का जो तेजी से आप विकास देख रहे हैं, जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक प्रवाह, वैश्वीकरण का काम करता है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ बातें और भी समझनी जरूरी है कि जब भी हम आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख करते हैं तो हमारा ध्यान किस तरफ होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आपने सुना होगा, मेरी तो ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ओके, और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, क्योंकि ये एक प्रकार से वो हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक प्रवाह को देखती है। तो अब इनकी जो नीतियां हैं, जो भी चीजें हैं, इनसे हम आर्थिक प्रवाह को समझते हैं। अब इसको और समझने के लिए, बेहतर समझने के लिए हम अंदर चलते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है कि जो मैंने जो समझाया, विभिन्न देशों के बीच में जो प्रक्रिया है, जो आर्थिक प्रवाह है, ये वैश्वीकरण का जो हिस्सा ये देखने को मिलता है। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ चीज ये है कि ये जो आर्थिक प्रवाह है ये स्वेच्छा से होते हैं, और जबकि कुछ जो है वो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और कुछ देशों के द्वारा लादे जाते हैं। जैसे कि प्रवाह कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें पूंजी है, लोगों का है, विचारों का है, तो हर चीज का प्रवाह है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर इजाफा हम देखें तो वो हुआ है वस्तुओं के व्यापार का। अब इसके कारण क्या है कि अलग अलग देश हैं, अलग अलग नीतियां हैं। बहुत सारे देशों ने क्या किया, आयात पर प्रतिबंध लगा रखे थे शुरू में, लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, वो आयात हट गए हैं। अब वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, लेकिन कुछ धनी देश क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपना धन अपने देश में लगाने की जगह कुछ ऐसे विकासशील देशों में लगाते हैं जहां पर उन्हें अधिक मुनाफा हो। जैसे भारत, अभी देखो तो भारत क्या है, सभी बिजनेस जो MNC हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनके लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। और जो ऑलरेडी देश विकसित है, आप मान लीजिए, देखो आपको AC बेचना है तो आप एक ऐसी जगह पे जाकर बेच सकते हैं ना जहां पर लोगों के पास AC नहीं है और वो AC खरीदना चाहते हैं। ऑलरेडी जिनके पास AC है वो थोड़ी AC खरीदेंगे। तो अमेरिका, जो कंट्रीज विकसित है, वहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, तो उस मार्केट में उन्हें ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसी मार्केट में जहां पर अभी अभी विकासशील होना चालू हुआ है, विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोग तेजी से भौतिकी सुख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां पर अगर हम लेकर के जाएंगे अपना मार्केट, तो वहां पे हमें मुनाफा अधिक मिलेगा। तो इसके कारण दो चीजें देखने को मिल रही है। एक तो लोगों को हमें हमें वस्तुएं मिल रही है, इट्स ओके, ये ठीक है, अपनी जगह पे बात बिल्कुल जायज है। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ जो बड़े देश हैं, ठीक है, वो अपनी वीजा नीति ऐसी बनाते हैं ताकि उनके देश में किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो, लेकिन अपने देशों को छोड़ के बाकी देशों में जाके निवेश करते हैं और वहां पे बहुत तेजी से जो है अपना व्यापार बढ़ाते हैं, अपना आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करते हैं। आप इनको पढ़ोगे ना अपने इस पॉइंट के अंदर, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ये सब कुछ जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसमें अंदर लिखी हुई मिल जाएंगी, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ी बहुत अगर गलती हो तो उसको नजरअंदाज करना, जो बातें कह रहा हूँ उसको समझने की फोकस, उस पर ध्यान देने की कोशिश करना। ठीक है, कि वैश्वीकरण का जो आर्थिक प्रवाह है, इसके कारण जो वस्तुओं का प्रवाह है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, बहुत ज्यादा तेजी से इसका प्रवाह बढ़ा है और हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देने की बात यह है कि जो भी निवेशक हैं, ठीक है, वो जाकर विकासशील देशों को ढूंढते हैं जहां पर वहां पे अपना व्यापार फैलाते हैं, जहां से वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। पूंजी का प्रवाह जितना बड़ा है उतना अभी भी लोगों का प्रवाह उस सीमा तक नहीं बढ़ा है। और विकसित देश जो है वो अपनी वीजा नीति के जरिए, दिखाई देना बंद हो जाएगा यहाँ पे, जो विकसित देश हैं वो अपनी वीजा नीति के जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अभेद, यानी कि उसके अंदर किसी प्रकार की सुरक्षा में कोई भेद न लग सके, ऐसा बना के रखते हैं। तो अब वैश्वीकरण के हम परिणामों को देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, आर्थिक परिणामों में हमें ये देखने को मिलता है कि कुछ वर्ग को तो बहुत ज्यादा फायदा होगा और कुछ वर्ग को बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब किसको फायदा होगा, जो योग्य है, मैंने बताया ना, जो योग्य है उन्हें मिलेगा। लेकिन ऐसी आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा है जो अभी भी, ठीक है, सरकार पर या राज्य पे निर्भर होता है, किस चीज के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साफ सफाई के लिए, ऐसी सुविधाओं के लिए, उनको कुछ नहीं मिलेगा इस पूंजीवाद में। ये वास्तविकता है।
ठीक है। तो जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो ये कहते हैं समाज में न्याय होना चाहिए, समाज में सभी के लिए बराबर जगह होनी चाहिए, उनका ये कहना है कि ऐसे में सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, यानी कि सरकार कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ करके आए और लोगों को न्यूनतम जीवन जीने की चीजें मुहैया कराए। ठीक है, क्योंकि वैश्वीकरण का प्रभाव सभी पर एक सा नहीं हो रहा है, कुछ जगहों पर इसका फायदा हो रहा है तो कुछ जगहों पर इसका नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो यह है आर्थिक में आपको समझना है। ठीक है, व्यापार बढ़ा है, ज्यादा आबादी खुशहाल हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं जब हम आर्थिक की बात करते हैं कि इसका फायदा सभी को बराबर नहीं मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले सांस्कृतिक प्रभाव की। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव को समझना देखो बेहद आसान है। ठीक है, इसमें बिल्कुल आसानी से आपको ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये आपको बहुत अच्छे से समझाती है। ठीक है, कि इसके कारण क्या ये हम अमेरिकी वर्चस्व वाले रूप में भी देख सकते हैं, और कई चैप्टर हैं जिसके अंदर से मिला जुला के आप इस वाले पॉइंट को अच्छे से समझ सकते हो कि सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है। संस्कृति, आज हम अपने सीधे सीधे में चालू करता हूँ, सीधी सीधी से बात करते हैं। आप अपना पहनावा देख लीजिए, नीली जींस, राइट, देखो सीधे यहीं आ गए हम, सारी बात छोड़ दी। ये इसकी लोकप्रियता आज इतनी ज्यादा क्यों है? और अगर देखा जाए तो ये किसका प्रतीक है? ये अमेरिकी जीवन शैली का प्रतीक है। आज हमारे प्रत्येक हिस्से में घुस चुकी है। तो ये क्या है? हमारे ऊपर पश्चिमी संस्कृति को लगातार एक प्रकार से थोपा ही तो जा रहा है। ये हमारा पहनावा नहीं है, लेकिन आज इसको हम पसंद कर रहे हैं, खूब जोरों से पहन रहे हैं। ठीक है, तो ये कारण क्या है कि इस प्रकार से इतना लुभावना बनाया जाता है सांस्कृतिक प्रभाव के कारण, क्योंकि वो विकसित देश है। ठीक है, और हमें अगर उनके जैसा बनना है तो उनकी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो इनके कारण क्या होता है कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है वैश्वीकरण का, वो यही बताता है कि पश्चिमी संस्कृति बाकी देशों पर थोपी जाती है, जबरदस्ती थोपी जाती है। ठीक है, और हमें नहीं पता चलता, बस हम उसकी चपेट में आते जाते हैं। यहाँ पर आपको एक इसी से रिलेटेड जो है एक कार्टून भी मिलेगा, उपनिवेशवाद से रिलेटेड वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी देख लेना। कहाँ पर है अभी देखो, देख नहीं रहा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि हम वापस से उपनिवेशवाद की तरफ जा रहे हैं। उपनिवेशवाद मतलब पहले हमें बंदूकों की दम पर गुलाम बनाया गया था, अब हमें एक नए तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ये प्रौद्योगिकी, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमें गुलाम बनाने में। ठीक है, तो संस्कृतियों को खतरा कैसे पहुंचाएगी? जब पश्चिमी संस्कृति सबके ऊपर थोपी जाएगी तो ये संस्कृतियों को नुकसान पहुंचाएगी। जो ताकतवर संस्कृतियां हैं वो बाकी संस्कृतियों दबा दी जाएंगी। देखो मैकडोनल्डीकरण एक वर्ड आता है, कि मैकडोनल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? तो हम इसका मतलब सांस्कृतिक वर्चस्व से समझते हैं। ठीक है, कि आपको मैकडोनल्ड मिल जाएगा, कोका कोला हर जगह मिल जाएगा। ये क्या है? ये अमेरिकी एक प्रकार से वर्चस्व के प्रतीक है। उन्हें गरीब देश क्या है, वो उनके लिए खतरा है, उनकी पूरी संस्कृति नष्ट हो सकती है इनके दबाव में। लेकिन देखो सकारात्मक प्रभाव भी है। ठीक है, नकारात्मक हैं तो सकारात्मक भी हैं, ये आपको हमेशा साथ में लेके चलना है। अब सकारात्मक प्रभाव में क्या समझ सकते हैं? देखो सकारात्मक प्रभाव में ये है कि अब हमारे पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, जैसे कि पहले हम समोसा और ब्रेड खाते थे। देखो हर जगह सिर्फ नकारात्मक नहीं है, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। पहले हम सिर्फ ब्रेड और समोसा खाया करते थे, अब हम उसकी जगह पे जो है बर्गर भी खाते हैं। तो एक प्रकार से बर्गर, देखो मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, लेकिन इससे ये हुआ है कि बर्गर से हमारे मसाला डोसा को कोई खतरा भी नहीं है। हम मसाला डोसा भी खा सकते हैं, प्लस में बर्गर खा सकते हैं। तो हमारे खाने की एक चीज में, जो खाना थे उसके अंदर एक और चीज नई शामिल हो गई। नीली जींस की बात करें तो नीली जींस को जो है कुर्ते के साथ आपने पहनते हुए देखा होगा। वो मीडिया वाले आप सीरियल वगैरह में देखोगे तो नीचे जींस रहेगी, ऊपर कुर्ता पहनते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास वैरायटीज बढ़ी हैं इस वैश्वीकरण के कारण। साथ साथ हम आज सचेत हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो नीली जींस पहन रहे हो क्या ये आपका कपड़ा है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो नहीं, ये तो भाई पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। हमारा तो कुर्ता पजामा है, धोती कुर्ता है, और कई सारे जो हमारे जो अलग अलग राज्यों में पहने जाने वाले पहनावे हैं वो हैं। तो इससे क्या हुआ है कि एक दो चीजें हुई हैं। एक तो पश्चिमी संस्कृति हमारे अंदर, हमारी संस्कृति में आके घुल मिल गई है, उनका प्रभाव हमारी हर चीज में देखने को मिलता है। आप शादी पार्टियों में, हमारे में क्या होता था, पहले बैठा के खिलाते थे बहुत अच्छे से आदर सत्कार के साथ। अब क्या होता है, वो प्लेट लेके ऐसे भिखमंगों की तरह घूमते रहो। ठीक है, देखो मजाक नहीं, सीरियस वाली बात है। तो उनका जो बफरिंग सिस्टम था वो आ गया है और हर जगह अपनाया जा रहा है। लेकिन मैं खुद अगर अपनी बात करूं तो अगर मुझे आज भी किसी शादी पार्टी में या कहीं पर भी बैठ के खाने को मिलता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा फील लगता है हम राजा हैं, ऐसे लोग हमें खिला रहे हैं भाई। और वो प्लेट लेके जो घूमने वाला सिस्टम है वो इतना बेकार लगता है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे अरे उसमें अपनी मर्जी से चिल्लाते रहो, ये वो है। देखो भाई, खाना बैठ के ही खाना बढ़िया होता है। वैसे मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, यही छोड़ेंगे। पर ये जो समझना है, हमें ये समझना है कि दो चीजें हुई हैं। एक ये है कि पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है, हम लगातार उसके दबाव में जाते जा रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास अब वैरायटीज हो गई हैं ज्यादा। ठीक, चाहे हम जीन्स की बात कर लें, चाहे हम खाने की बात कर लें, अब हमारे पास वैरायटीज मौजूद हैं। तो सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजें होती हैं।
अब जैसे कि हर चैप्टर का एंड होता है तो भारत तो आता ही आता है, तो इस चैप्टर में भला भारत पीछे कैसे रह जाएगा। तो भारत और वैश्वीकरण, तो कई बार दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि वैश्वीकरण भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है, और दूसरा ये बनता है कि भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। दो बातें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको पूरा अगर समझना है तो सीधे सीधे समझिए, देखो जो ऊपर के 3 पढ़ के आए हो ना, उन्हीं को मिला जुला के इसमें घुसाना होता है, अलग अलग नहीं है, वो ही इसमें घुस जाएगा। अब वो कैसे होता है, देखो अब आर्थिक वाला पढ़ के आए हो, राजनीतिक वाला भी पढ़ के आए हो, और सांस्कृतिक वाला भी पढ़ कर आए हो। अब भारत में 1991 में जब हमें वित्तीय संकट से गुजर रहे थे, तो उसके लिए हमने अपनी आर्थिक वृद्धि दर को ऊपर बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, हमने जो है नई आर्थिक नीति अपनाई थी। नई आर्थिक नीति क्या थी, एलपीजी थी। एलपीजी अगर इको वाले हो तो आपको समझ में आ गया होगा, पॉल वाले हो नहीं समझ में आएगा तो मैं बता देता हूँ। उदारीकरण था, निजीकरण था और वैश्वीकरण था, ठीक है। तो वैश्वीकरण के कारण हमने अपने बाजार खोल दिए दुनिया के लिए, अब आइए और हमारे यहाँ पर व्यापार कीजिए। इससे क्या मिला कि कंपटीशन मिला, घरेलू उद्योगों को भी मिला। इससे क्या है, जो कस्टमर्स हैं उन्हें बेहतर चीज़ें मिलेंगी, उनका जो पैसा है वो जब खर्च करेंगे तो उनको संतुष्टि प्राप्त होगी, जिससे जो लोग हैं वो और अधिक खर्च करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे फिर से ऊपर उठना शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो संरक्षणवाद का दौर कायम हो, ठीक है, ये होता था। तो राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्यों को कमजोर होने की चिंता है, वो चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर से कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में उनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी, लोग अपनी सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। देखो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग तरीके के खतरे दिखा रहे हैं, ठीक है, कि वैश्वीकरण के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो राजनीति को खतरा क्या हो सकता है कि राज्य कमजोर हो जाएगा, जैसे ऊपर पढ़ा था कि राज्य की शक्तियां धीरे धीरे कम होती गई हैं, वो अपने आप को सिर्फ जो है नागरिक सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित रख पा रहे हैं। साथ साथ संरक्षणवाद खत्म हो गया है तो देश के अंदर के जो लघु उद्योग हैं, जो अपने उद्योग हैं, वो खत्म हो सकते हैं, इस बात का डर है। दूसरा क्या है, सांस्कृतिक संदर्भ की बात करें तो हम उनकी संस्कृति में इतना घुल मिल जाएंगे कि हम अपनी ही संस्कृति, अपने जीवन के मूल्य हम खो देंगे। तो इस प्रकार की जो है चिंताएं भी हैं, ठीक है। और ये वैश्वीकरण के प्रतिरोध के लिए है, ये सब चीजें इसलिए हैं ताकि हम वैश्वीकरण का क्या कर सके, प्रतिरोध मतलब उसका विरोध, उसको कह सके कि भाई ये सही नहीं है। तो ये कारण हम बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बखूबी जानते हैं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि और अपनी चीजों के प्रति सचेत होते हैं जब तक हम अपने में घुल मिल के रहते हैं ना। जैसे मान लो आप अपने परिवार में रह रहे हो तो परिवार की इतनी अहमियत नहीं होती, लेकिन जब आप अपने परिवार से कुछ दिनों के लिए दूर जाते हो तो उसी परिवार की अहमियत आपको समझ में आने लगती है, ठीक है। तो शुरू में हम जब इसके पश्चिमी सभ्यता और ये जो वैश्वीकरण के जब हम करीब जाने लगे थे तो एक बार को अच्छा लगा था, ठीक है, लेकिन हमें धीरे धीरे पता लगा कि नहीं। जैसे फ्रीज मान लीजिए, जब फ्रीज नया नया आया तो लोगों ने खूब फ्रीज का पानी पीना पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा नहीं, इससे तो नुकसान है। तो आप देखो तो बहुत सारे लोग मटके का पानी पीते हैं, नहीं देख पाते हो अगर आप तो मैं मुझसे देख लो, मैं फ्रीज का पानी प्रेफर कम करता हूँ, खुद ही मैं नहीं पसंद करता, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब हम धीरे धीरे समझने लगते हैं तो हम बल्कि अपने की तरफ और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अच्छे और बुरे में फर्क करना सीख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर जो बेसिक मोटी मोटा वापस से रिवीजन करते हुए जो अगर याद रखना है वो याद रखना, सबसे पहले वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण क्या है, व्यक्ति वस्तु पूंजी विचार का प्रवाह है, पहली चीज याद रखनी। और इसने क्या किया, इसने पूरी दुनिया को जोड़कर एक छोटे से गांव में परिवर्तित कर दिया है। उसके बाद इसने अपने प्रभाव भी डाले, इसने राजनीतिक प्रभाव की अगर हम बात करें तो राजनीतिक प्रभाव में अगर आप, अच्छा वैश्वीकरण के कारण वाला पॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि हाँ लंबे समय से था लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण इसमें बहुत तेजी आ गई है। प्रभाव में आपको याद रखना है राजनीतिक प्रभाव में कि दुनिया कि जो राज्य हैं, जो सरकारें हैं, उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था अब धीमी पड़ गई है और अपने आप को सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने पे और नागरिकों की सुरक्षा करने तक सीमित कर लिया है। साथ साथ दूसरी चीज याद रखनी है कि अब क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो अपने नागरिकों से जुड़े हुए आंकड़े बेहतर तरीके से रख पाते हैं, जिससे उनके बारे में आगे की जो फैसले हैं, जो चीजें हैं, उन्हें और अच्छे से कर सके। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो मुद्रा का जो प्रवाह है वो तेजी से बढ़ा है, इससे कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक फायदा हुआ है तो कुछ क्षेत्रों में जो लोग सरकार पर निर्भर रहते हैं उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। साथ साथ हमेशा कुछ ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं जो विकसित देश अपने से कम विकसित देशों पर थोप देते हैं और अपने आप को तो बचा लेते हैं पर उनकी अर्थव्यवस्था पे कब्जा कर लेते हैं। और सांस्कृतिक प्रभाव के अंदर आपको याद रखना है कि इससे क्या हुआ है, संस्कृतियां घुल-मिल सी गई हैं। ज्यादातर संस्कृतियां जो हैं वो पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ चली हैं और अपनी संस्कृतियों के मूल्यों को, आधारों को भूलने लगी हैं। लेकिन वहीं पर इसका सकारात्मक प्रभाव ये भी हुआ है कि जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा सचेत हुए हैं, साथ साथ उनके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, उनके पास चुनाव करने के जो मुद्दे हैं वो बढ़ गए हैं। और मैकडोनल्डीकरण अक्सर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, वो भी आपको याद रखना है। बात करें कि भारत और वैश्वीकरण क्या कर रहा है, तो भाई भारत पहले जो है वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था,
ठीक है, बने बनाए सामान को हम खरीदते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे दूसरे तरीके से इस चीज को ले रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी का जो है आत्मनिर्भर भारत वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसके अंदर घुमा फिरा के घुसा सकते हैं। नहीं घुसाना चाहते तो उसको घबराइए नहीं, ठीक है। हम भी इसको भी बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई, इतनी लंबी मैं अक्सर बनाता नहीं हूँ, मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा होता तब तक ये कंप्लीट हो गया होता। तो अब हम इसको यहीं पे रोकेंगे और आज की वीडियो करेंगे खत्म। तो मुझे पता है वीडियो बहुत अच्छी नहीं बनी है, ठीक है, और भारत और वैश्वीकरण का जो ये प्रतिरोध वाला हिस्सा है, ठीक है, इसको बस ऐसे ही बस मोटी मोटा पढ़ने जैसा है तो पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो बहुत अच्छी नहीं है बट क्या करें, मजबूरी है अपलोड करने की तो करना पड़ रहा है। बट नेक्स्ट से आपको ऐसे शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर रुकना और देखना, क्योंकि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। तो अगली बार मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छा दूंगा। तो आज की वीडियो में ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।